सो बुकलेट के अंदर बेटा पेज नंबर 200 निकालने हैं आप लोग सब। इसमें बेटा सबसे पहले जो बात शुरू हो रही है वो ये शुरू हो रही है, ये मई जून 2021 का पेपर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सही है। अच्छा, इसके अंदर जो हमने बात करनी है वो ये करनी है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो डेटाबेस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और पास्ट पेपर की क्या टेक्निक है। बेटा ये हमारे पास तीन आप देख सकते हो कि टेबल्स बने हुए हैं। डेटाबेस का नाम क्या है? हाउस रेंटल्स। ठीक है, टेबल्स का नाम क्या है बेटा? कस्टमर हाउस रेंटल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है बेटा? यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये हमारे पास तीन अलग अलग चीजें दी हुई हैं और इसके बारे में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस टर्म। अच्छा, मैंने आप लोगों को मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है, डीबीएमएस इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होता है, वो मैं पास पेपर के साथ ही करवा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। जरूरत नहीं है मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊं फिर ये पढ़ाऊं, डायरेक्टली साथ साथ ही बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऑल दो फील्ड वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेटा फील्ड के बारे में ये पूछ रहा है कि फील्ड बता दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटाबेस टेबल्स। तो ये जो टेबल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने बेटा फील्ड्स के बारे में बताना है। तो फील्ड क्या होती है बेटा? डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनके जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं। तो आप इसके अंदर लिख देंगे कि कॉलम और एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। लेकिन देखो एक चीज समझो, जब पास पेपर करो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके। इसके अंदर 2 मार्क्स किसके आए? 1 मार्क किसके? डेफिनेशन के। 1 मार्क्स एग्जाम्पल के, क्योंकि इन्होंने क्या बात बोली है? एग्जाम्पल बताना। तो पहले तो आप ये बता दो, एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल is called field. For example, customer ID. For example, house ID in house table, या कस्टमर आईडी, या फर्स्ट नेम लिख दो। ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट नेम इन द कस्टमर टेबल। कहीं भी आप ये समझे ना कि सर प्राइमरी की का नाम लिख रहे हैं, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, फर्स्ट नेम इन द कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आगे चले सर। एंटिटी, एंटिटी क्या होती है बेटा? जब भी हम डेटाबेस के अंदर बात करते हैं, जो जो टेबल होता है ना जिसके बारे में आप डाटा स्टोर करते हैं उसे एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस रेंटल कस्टमर, ये तीनों क्या है? एंटिटीज हैं। ठीक है, तो एग्जांपल तो आप कोई भी लिख देंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड या डाटा कैन बी स्टोर्ड, जिसके बारे में आप क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। हाँ वही बात है, जिस चीज के बारे में आप डाटा स्टोर करते हैं। एनीथिंग दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड अबाउट। तो जिस चीज के बारे में बेटा आप डाटा को स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा एंटिटी। अब इसके अंदर एग्जांपल अगर पूछें तो आप ये बता दें, रेंटल की एग्जांपल दे देते हैं। अ रेंटल और अ कस्टमर। ठीक हो गई बात सर। फिर आ जाए फॉरेन की। बेटा जब हम टेबल्स का आपस में रिलेशन क्रिएट करते हैं, ये आपको नहीं पता होगा शायद, जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक टेबल, दोनों टेबल्स के अंदर प्राइमरी कीज होती हैं। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है तो वहां जाके वो क्या कहलाती है सर? फॉरेन की कहलाती है। ये करना क्यों जरूरी है? ताकि दोनों टेबल्स को आपस में हम रिलेट कर सकें, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप डेवलप हो सके। तो जब टेबल्स का आपस में रिलेशन डेवलप हो जाता है, यानी ये 1 to 1 या 1 to many के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप इन दोनों में से डाटा को ला सकते हो, डाटा अपडेट कर सकते हो। तो फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि ये एक लिंक
की के तौर पे यूज होती है, ठीक है। तो आप इसमें बोल देंगे फील्ड, a field of one table a field in one table which is linked to a primary key in another table. यूजर आईडी अभी मैं बता रहा हूँ, इन another table। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल कस्टमर के टेबल में बेटा ये कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। कैसे पता चलेगा कस्टमर किसी और टेबल से कनेक्टेड है या नहीं? कस्टमर की आईडी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आने की ये बात क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। सही है, तो इस तरह की जो कीज होती है उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, फॉरेन की का नाम देते हैं। तो कस्टमर आईडी इन रेंटल टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। कस्टमर आईडी रेंटल के टेबल में क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी, प्राइमरी की नहीं कहलाएगी। सो यू विल से कस्टमर आईडी इन rental table is called foreign key। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पर आ जाए। अब इन्होंने ये बात बोली है, इन्होंने कहा है कि टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई वेदर द डेटाबेस हाउस रेंटल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आपको रिकॉल करना है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो भाई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये होता है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, नॉर्मलाइजेशन को। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना सर, तो मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है जिसे फर्स्ट एनएफ कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है बेटा, प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और एटॉमिक होने चाहिए। सही है, एटॉमिक होना चाहिए, रोज क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, और नॉन रिपीटेड कॉलम्स। ठीक है जी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म मैंने क्या बताई थी सर, जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है तो वो क्या बन जाती है सर, जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है बेटा वो बन जाती है हमारे पास, बताया था ना एक प्राइमरी कम, सी से मैंने एक वर्ड बताया था, कंपाउंड प्राइमरी, लिखवाया होगा मैं, कंपाउंड लिखवाया नीचे, कंपाउंड प्राइमरी मैंने बोला और एग्जांपल एक से ज्यादा जब प्राइमरी की होती है, तो अब जब आपके पास दो प्राइमरी कीज बनती हैं सर किसी टेबल के अंदर, तो जितनी भी नॉन की एलिमेंट्स हो, हाँ हाँ हाँ, तो जब आपके पास दो प्राइमरी की मिलते हैं सर, तो हमारे पास सर क्या होता है, जो कॉलम बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्राइमरी की। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि जो नॉन कीज है ऐसा तो नहीं है किसी एक प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, नॉन की शुड बी फुली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट प्राइमरी की, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको हम आउट कर देंगे। फिर होता है बेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म बेटा ये होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मैंने आपको पता बताया था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होती है कि अगर टेबल के अंदर ऐसी सिचुएशन आ रही हो जहां पर हम लोग नॉन की एट्रीब्यूट्स हमारे पास हो, नॉन की डिपेंडेंसी, तो कोई और
नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको इसके साथ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया। ये बेटा कस्टमर टेबल को अगर आप कंसीडर करो तो प्राइमरी की क्या कहलाती है सर? यहाँ पर कस्टमर आईडी। ये जो कॉलम्स हैं ये सारे के सारे क्या है? नॉन की है। आपको थर्ड नॉर्मल में ये देखना होता है कि जितनी भी नॉन कीज हैं क्या वो कहीं आपस में तो डिपेंडेंट नहीं हो रही प्राइमरी की के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कस्टमर आईडी चेंज करूंगा तो क्या ईमेल आईडी चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। कस्टमर आईडी चेंज करूंगा तो ईमेल आईडी उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगी क्योंकि डेफिनेटली कस्टमर चेंज हो जाएगा ना। उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं। सही है। अगर ऐसा कोई डाटा होता जो प्राइमरी की के अलावा डिपेंडेंट हो रहा होता, किसी और कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा होता, तो उसको हम कह देते सर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सही है। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेटा ये होती है कि जब हमारे पास सर कोई नॉन की किसी दूसरी नॉन की पे डिपेंडेंट हो। तो भाई कस्टमर में तो नहीं है, इसके अलावा हाउस के अंदर भी देखो, क्या कोई ऐसा है? नहीं है। सर रेंटल के अंदर भी देखो, कोई ऐसा है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नॉन की डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो आप इसे क्या बोलेंगे सर? दिस इज इन 3NF। और आप इसका जो आंसर करोगे वो क्या करोगे सर? आप ये करोगे कि ऑल कीज इन द टेबल आर फुली डिपेंडेंट ऑन ऑल fields in all tables are fully dependent on primary key। ठीक है जी। एक पॉइंट आप ये बता दें जस्टिफिकेशन। तो आप ये बता देंगे कि ऑल फील्ड्स ऑफ रेंटल टेबल आर डिपेंडेंट ऑन रेंटल आईडी। जितनी भी फील्ड्स हैं, कस्टमर को तो छोड़ दें, ये तो फॉरेन की है ना। हाउस आईडी को भी छोड़ दें, ये भी क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की को नहीं देखते आप। मंथली कॉस्ट और डिपॉजिट पेड, ये क्या रेंटल आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? रेंट पे जब कोई घर जाएगा तो एक आईडी जनरेट होगी और वो उस घर के लिहाज से ही होगी। तो उसी का ही मंथली डिपॉजिट भी होगा और उसी की मंथली कॉस्ट भी होगी। ठीक हो गई बात। तो ये चीजें सर ये देखें कुछ कॉमन सेंस वाली भी होती है। डेटाबेस बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है, उनका एक्सपोजर नहीं होता चीजों को लेकर। तो कभी कभी इसकी कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ यार ये होगी डिपेंडेंट नहीं होगी। तो आप एग्जाम्पल में इसमें क्या लिख देंगे सर? all fields in rental table are fully dependent on rental item। are fully dependent on रेंटल आईडी। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमारे पास देखें डीडीएल क्वेरी आ गई है। सही है। ये इन्होंने क्या दे दी बेटा? डीडीएल क्वेरी दे दी है। क्या बात कर रहा है सर? एग्जांपल दी हुई है रेंटल की। रेंटल आईडी, कस्टमर आईडी, हाउस आईडी, मंथली कॉस्ट और डिपॉजिट पेड। इन्होंने ये कहा है कि आप क्वेरी लिखो जिसके थ्रू ये टेबल बना सको आप। तो क्रिएट करके क्या लिखेंगे सर? टेबल क्रिएट करना है ना। क्रिएट टेबल रेंटल। रेंटल आईडी आ गई। नॉट नल। अच्छा नॉट नल कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, नॉट नल बेटा वो कॉलम होता है जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। क्योंकि प्राइमरी की अगर खाली रह गई तो डाटा की यूनिकनेस कहाँ रहेगी? तो ये जरूरी होता है। ठीक है। तो जब भी आप प्राइमरी की सेट करते हो तो ये लिख दिया करो प्राइमरी की में। ठीक है। अच्छा ये हो गया। कस्टमर आईडी भी वो ऑलरेडी हुआ है। हाउस आईडी के साथ ये 5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको एक डाटा टाइप पढ़ाई थी जिसमें हम ये लिखते हैं 5। वो क्या कहलाता है सर?
वार्चार। मंथली कॉस्ट में क्या आएगा सर? नहीं ना, पॉइंट में आ रहा है ना, रियल है। और फिर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर? प्राइमरी की लिख देंगे। ठीक हो गई बात सर? नेक्स्ट पर चलें। क्या कह रहा है? राइट दैट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू रिटर्न फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु हैव नॉट पेड देयर डिपॉजिट। बेटा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये सिंपल क्वेरी है जॉइन क्वेरी? सबसे पहले मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी कि डिस्प्ले देखो कहां से हो रहा है डाटा। क्या कर रहा है? रिटर्न फर्स्ट नेम और, तो पहले तो डिस्प्ले देख लो, डिस्प्ले पे क्या क्या कह रहा है ये? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर क्या कह रहा है? तमाम कस्टमर का जिन्होंने डिपॉजिट पे नहीं किया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? कंडीशन कहां से आ रही है सर? कंडीशन जो है वो डिपॉजिट से आ रही है, डिपॉजिट वाली आ रही है, जिन्होंने डिपॉजिट नहीं किए। अब ये दो चीजें आ गई। यहाँ आ जाओ भाई। भाईजान, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ पड़ा हुआ है? बेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर से आएगा, डिपॉजिट की कहानी कहां से आ रही है? तो ये दो टेबल इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। तो आप इसे क्या करोगे? इसे थोड़ा सा अपडेट करके लिखोगे, जिसमें कॉमन फील्ड वाली बात करोगे। सिलेक्ट। अब क्वेरी क्या बनेगी? देखो 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 देखो, इसका फॉर्मेट याद करो जल्दी से मेरे साथ। मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी, या मैं लिख देता हूँ। पहली लाइन पे आप लिखते हो सिलेक्ट। एक मिनट एक मिनट। दूसरी लाइन पर क्या होता है? फ्रॉम। तीसरी लाइन पे बेटा क्या होता है? वेयर होता है। और फोर्थ लाइन पे क्या होता है? फोर्थ लाइन पे मैंने बोला था एंड। भाई देखो, ये मैं आपको ना बहुत आसान करके समझा रहा हूँ ताकि आप जो है ना वो याद कर लो। इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम मसला नहीं होगा। भाई सिलेक्ट के साथ क्या आता है? टेबल नेम, कॉलम नेम। फ्रॉम करके टेबल नेम। वेयर करके कंडीशन। और एंड करके कॉमन फील्ड। समझ आ गई बात? ये मैं बार बार रिपीट कर चुका था। अब आप दोबारा से देख लें। आपको डिस्प्ले क्या करना है सर? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करना है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप टेबल का क्या करोगे? यहाँ पर नाम लिखोगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? सिलेक्ट कस्टमर लिख लो तो यार अच्छा रहता है। हो रहा था वो, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था ना उन्होंने। तो बगैर उसके लिख के कर दो, मसला नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे सर सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम का सेकंड लास्ट नेम। फ्रॉम करके क्या लिखते हैं बेटा? दोनों टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों टेबल्स का नाम लिख देते हैं। कौन कौन से टेबल है बेटा? फ्रॉम करके ये लिख दिया। वेयर करके कंडीशन क्या लग रही है? नॉट पेड बोला था ना उसने। एंड करके बेटा क्या लिखते हैं हम लोग? कॉमन फील्ड। तो क्या लिखेंगे भाई? कॉमन फील्ड क्या? दोनों टेबल की कस्टमर आईडी है दोनों में। तो भाई देख लो, जो जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। दोनों टेबल की कॉमन फील्ड कौन सी है? कस्टमर आईडी है। देखो कस्टमर क्या है, उसमें भी कस्टमर आईडी है, रेंटल के अंदर भी क्या है? कस्टमर आईडी। तो एंड करके आप लिख दोगे कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू रेंटल डॉट कस्टमर आईडी।
कस्टमर डॉट ये 4 लाइनें बेटा आप याद रख लेंगे ना तो आपको मसला नहीं होगा ज्वाइन की क्वेरी के अंदर। दैट्स इट बेटा जी। अभी एक दो सवाल और करवा देता हूँ ज्वाइन क्वेरी क्योंकि मोस्टली आ रही होती है और अब तो इन्होंने पता नहीं। हाँ जी। ठीक है। ओ लेवल्स में नहीं थी बेटा ये। सिलेक्ट करके तो है एंड वाला काम है। अब बेटा ये आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात हो रही है सर? क्वेश्चन नंबर 2 पे ये बात हो रही है कि एक शॉप है, वो सेल्स कर रहे हैं प्लांट्स को कस्टमर। सही है, प्लांट सेल कर रहे हैं किसको? कस्टमर्स को। द शॉप मैनेजर हैज अ रेशनल डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ द सेल्स। ठीक है जी। इनके जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है सर? प्लांट सेल्स। इसके अंदर बेटा 4 टेबल्स हैं, प्लांट, कस्टमर, परचेस और परचेज आइटम। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ये बात की है कि भाई चेक करके बता दें, बल्कि ये तो इन्होंने जनरलाइज सवाल कर दिया नॉर्मलाइजेशन का। इन्होंने ये कहा है कि 1 NF, 0 से 1 NF क्या होती है, 1 से 2 NF का स्टेज क्या होता है, 2 से 3 NF का स्टेज क्या होता है? यार ये तो आप लोग बताओ मुझे। पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ रिमूव करते हैं? दूसरे वाले। गुड। सेकंड एनएफ में रिमूव करते हैं ना, तो 1 से 2 की ट्रांजिशन हो गई। रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, नॉन की डिपेंडेंसी। सही है सर, आसान हो गई जिंदगी। चले जी। चले जी। अब बेटा इन्होंने क्वेश्चन दिया, इन्होंने कहा है कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम आप कंप्लीट कर दें। बेटा देखो, इसमें मैंने बड़ी अच्छी टेक्निक आपको सिखाई थी, ये बड़ा आसान होता है ईआर डायग्राम का सवाल। प्लांट, परचेज आइटम, कस्टमर और परचेज। ठीक है। आपको क्या करना है सर? आपको करना ही है, आपने ये देखा, आपने ये सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जा रही है। अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जा रही है तो वो उस वाली साइड में नहीं होती है। प्लांट नेम यहां से उठ के कहाँ जा रहा है? परचेज आइटम। तो प्लांट का परचेज आइटम के साथ क्या रिलेशन बना? 1 to many। ये लो भाई, सही है। सेकंड, बेटा कस्टमर आईडी कहीं जा रही है? हाँ, यहाँ पर किसमें? परचेज के अंदर। तो कस्टमर और परचेज का क्या हो गया सर? 1 to many हो गया। फिर आगे चले बेटा, आप क्या कह रहे हैं सर? क्या बात कर रहा है सर? अब जो बात कर रहा है परचेस
आईडी कहाँ गई? तो परचेज का जो है वो परचेज आईडी के साथ, परचेज आइटम के साथ क्या रिलेशन बना? 1 to 9, दैट्स इट। परचेज के टेबल से परचेज आइटम जा रही है ना वहां पे, परचेज के टेबल से परचेज आइटम में जा रही है ना परचेज आईडी। तो ये 1 to 9 ही हो गई। सही है। जरूरी थोड़ी प्लांट और कस्टमर का रिलेशन बने। अब ये मैं पढ़ा रहा था बच्चों को तो वही कि सर ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ बेटा, तो जरूरी थोड़ी है कोई कनेक्ट होना। जब नहीं है मेरे पास सिचुएशन तो मैं क्यों कनेक्ट करूँ? ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज ये बुकलेट आप लोगों के पास है। अच्छा। नहीं बन जाएगा, लेकिन मसला ये है कि वो फिर टेबल कॉमन फील्ड आएगी ना। जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा वो कैसे वो कॉपी होगा? चले जी, अब क्या कह रहा है? द शॉप मैनेजर यूजेस द डीबीएमएस, डिस्क्राइब द पर्पस एंड द कंटेंट ऑफ डाटा डिक्शनरी इन डीबीएमएस। अब ये भी चैप्टर 2 का पार्ट है, टॉपिक 2 का पार्ट है। फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा डाटा डिक्शनरी क्या होती है। तो डाटा डिक्शनरी बेटा क्या होती है? डाटा डिक्शनरी ये होती है जिसके अंदर मेटा डाटा स्टोर होता है डाटाबेस का। तो आप इसके बारे में पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। इट स्टोर्स, लिख लें मेटा डाटा अबाउट द डाटाबेस। ये इसका पर्पस हो गया। अब इसका कंटेंट पूछ रहा है। भाई ये चीजों का ख्याल रखना, सवाल जरा तमीज से पढ़ लेना वहां पेपर में बैठ के। ठीक है, जल्दी नहीं करना, हर जगह पढ़ लेना। ये इसने बोला 1 नंबर पर्पस का है, वो ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा बेटा क्या कह रहा है? कंटेंट बताएं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई? टेबल नेम होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, एट्रीब्यूट्स की, डाटा टाइप, ये सब चीजें पड़ी होती है इसमें। तो आप इसमें लिख दें यहाँ पर प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल नेम, सही है, और इसके अलावा डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स, सब बता। सही है जी। अब आ जाए सर यहाँ पर। ये क्या कह रहा था? शॉप मैनेजर यूजेस बोथ डीडीएल एंड डीएमएल statement to create and search the database. Complete the DML statement to return the number of item purchased. Total number of item purchased with the purchase ID 3011A। हमने क्या करना है? सम की क्वेरी लगानी है। ये ज्वाइन वाली तो नहीं है, सिंपल है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी क्वेरी काउंट करके बताएंगे आप? बेटा पेज नंबर 204 है ये। ठीक है, ये पेज नंबर 204 है। ये वाली चीज आप 2 बार पढ़ लें। नहीं नहीं, कुछ फील्ड नहीं आएगी। यहाँ यहाँ बताओ कौन सी फील्ड आएगी? ये टेबल का नाम लिखा है इन्होंने? नहीं लिखा हुआ। भाई ये 2 टेबल हैं जिसके अंदर परचेज आईडी एग्जिस्ट करती है। अब आप मुझे ये बताओ, उसने ये कहा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ परचेज, किस टेबल से आएगा? सेकंड वाले टेबल से आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो परचेज आईडी दी हुई है। परचेज आईडी
तो टोटल करनी ही नहीं है। हमने क्या करनी है, हमने उनकी क्वांटिटी निकालनी होगी ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सम के अंदर क्वांटिटी आ जाएगा, फ्रॉम करके परचेज आइटम आ जाएगा, वेयर करके उसने कंडीशन बताई थी ऑलरेडी। ठीक है मुस्कान, वेरी गुड। सही बताया आपने। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर बेटा हम लिख देंगे क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम करके क्या आ जाएगा सर, परचेज आइटम आएगा ना, टेबल का नाम है ना। ठीक है, वेयर करके क्या लिख देंगे, वो इसने ऑलरेडी बता दी थी। तो आप लिख देंगे सर परचेस आईडी इज इक्वल टू, सही है बेटा। डबल कोटेशन लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा है। टेक्स्ट डाटा स्ट्रिंग डाटा के ऊपर लगता है, नहीं है। अब आगे चलें सर, क्या कह रहे हैं कि राइट द डीडीएल स्टेटमेंट टू इंक्लूड अ फील्ड इन द टेबल परचेस टू स्टोर द डाटा ऑफ द ऑर्डर। क्या करना है सर मुझे यहाँ पर, मुझे फील्ड ऐड करनी है। अब फील्ड ऐड करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, जब टेबल बन चुका होता है फील्ड ऐड करनी है। स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, डेटाबेस का जब मैं स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो डीडीएल क्वेरी होती है। डीडीएल क्वेरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कौन सा कॉलम लगेगा, ऐड करने का। तो टेबल को पहले क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और कौन सा टेबल अपडेट करना है, परचेस। तो हम लिखेंगे सर ऑल्टर टेबल परचेस ऐड, प्राइमरी की थोड़ी ऐड करने को बोला। क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा। डेट ऑफ ऑर्डर, ऐड ऑर्डर डेट बोल दें इसको आप, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी सर, डेट। ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने लिखवाई है आप, वही है। वार्चार एक ऐड हुआ है जो ओ लेवल्स में नहीं थी, करेक्टर भी है। अलग अलग कर दिया उन्होंने, टाइम और डेट अलग कर दी है, ये भी ऐड हो गया है। बेटा यहाँ तक मुझे बता दें ऑनलाइन वाले बच्चे, इज देयर एनी इश्यू, इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर, वासिक, वलीद, साद, मुस्कान, माहम, माज, इब्तिसाम, यासीन, बेटा कोई इश्यू किसी को, बस रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलो ठीक है वासिक, थैंक यू, क्योंकि मुझे तुम लोग का थोड़ा सा था कि तुम लोग का टॉपिक मिस हुआ है, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट, ताकि चीजें आसान हो जाए ना आप लोगों के लिए मिड टर्म से पहले पहले। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी ज्वाइन की क्वेरी है। कह रहा है सर एक डेटाबेस है जिसका क्या नाम है, फिल्म। इसके अंदर 3 क्या दिए हुए हैं सर, टेबल्स दिए हुए हैं, इनका रिलेशन बताना है। यार ये तो तुम लोग बता दो यार, 1 to 1 ये ज्यादातर नहीं देता, 1 to many ही देता है। तो 90% चांसेस तो आपके क्लियर हो जाते हैं कि चलो यार 1 to many, क्योंकि 1 to 1 का केस बहुत कम मिलता है। जी, एक्टर का और फिल्म एक्टर का, ये क्या बन गया भाई, इसका मैनी, यहां से भी यहां पर क्या बनेगा, मैनी, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही बताया मुस्कान, आपने परफेक्ट है। नहीं नहीं, अच्छा किया।
नहीं सही है। चले जी, अब आ जाए आगे। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, कंपोजिट प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा मैंने अभी रिकॉर्डिंग में भी वो कंपाउंड बोल दिया था, मुझे याद नहीं रहता, कंपाउंड कंपोजिट एक जैसे ही है ना। तो कंपाउंड का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंपोजिट होते हैं एक से ज्यादा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बार बार बता देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि कभी कभी वो जहन में नहीं रहती ना चीजें, तो वो सिमिलर होने की वजह से। तो बेटा कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है, कंपोजिट प्राइमरी की जो दो से ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि सर फिल्म एक्टर जो है वो उसकी प्राइमरी की जो है ना कंपोजिट है। यहाँ पर आओ सबसे पहले, फिल्म एक्टर ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की, इंडिविजुअली अलग अलग प्राइमरी की है। लेकिन जब ये दोनों रोज मिलेंगी तो ये क्या बन जाएंगी, ये मिलके प्राइमरी की बन जाएगी। अलग अलग ये फॉरेन कीज बन रही हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों को फिर भी नहीं समझ आता, उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिल्म एक्टर, एक मैंने यहाँ पर लिखा सर एक्टर आईडी, एक मैंने लिख दिया सर फिल्म आईडी, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज एक एक्टर है जिसका नाम इसकी आईडी आ रही है A11, उसने इस फिल्म में भी काम किया है, उसने दूसरी फिल्म में भी काम कर लिया। एक एक्टर, फिर कोई तीसरा एक्टर आ गया, फिर मैंने चाहिए, अभी रुको तो सही। अब फिल्म आईडी आ गई। अब फिल्म आईडी जो है ना वो एक होगी ना, एक फिल्म की, सही है। तो आप जरा देखो यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि 1 2 3 मैं यहाँ फिल्म आईडी कर देता हूँ, मैं इसको F से बोल देता हूँ ना। फिल्म आईडी 1 2 3, एक है फिल्म आईडी 1 2 4। भाई अगर आप यहाँ गौर से देखो, तो ये जो एक्टर साहब हैं ये इस फिल्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं पहले इसको फिल भी कर दूं ना। हाँ मैंने जानबूझ के किया। सर देखिएगा, ये जो एक्टर साहब हैं A11, ये इस फिल्म में भी काम कर रहे हैं और ये इस फिल्म के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो एक फिल्म ये हो गई, एक फिल्म ये हो गई। एक से ज्यादा हीरो, मतलब एक एक्टर जो है वो टॉम क्रूज है भाई, वो दो दो तीन फिल्में कर सकता है ना, मसला तो नहीं है ना उसके लिए। लेकिन अगर आप फिल्म आईडी की बात करें सर, टॉम क्रूज जो है वो एक फिल्म 2 बार करेगा, एक ही बार करेगा ना सर। तो आप अगर इस तरह से देखें सर, तो ये जो A33 है, यहाँ पर सर ये इसके साथ काम कर रहा है, ये इसके साथ काम कर रहा है, ये इसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्टर जो कि ये था, एक से ज्यादा फिल्मों में काम कर रहा है। इसी तरह से एक ये फिल्म है F125, इसके अंदर 2 एक्टर काम कर रहे हैं, तो दोनों एंगल से मैनी मैनी बन रहा है। तो ये आपस में रिलेशन, इनको मैं वो नहीं कर सकता, इनको मैं दोनों को मिला के प्राइमरी की अलग अलग नहीं बना सकता, दोनों को कंबाइन करके बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इन दोनों को मिला के क्या बना दिया,
प्राइमरी की, दोनों को बना रहा हूं मैं। तो अब ये जो एक्टर होगा ना इस फिल्म में एक ही बार आ रहा होगा, ये पूरी रो क्या हो गई, यूनिक हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये बताओ, ये वाली रो यूनिक हो गई, इसी तरह से ये वाली रो भी यूनिक हो गई, ये वाली रो भी यूनिक हो गई, और ये वाली रो भी क्या हो गई, यूनिक हो गई। तो अलग अलग ये रिपीट हो रही है। जैसे मैंने ये बताया कि ये एक्टर रिपीट हो रहा है, इसी तरह मैंने बताया ये फिल्म रिपीट हो रही है, लेकिन कंबाइन होके ये दोनों क्या है, यूनिक है। तो इस केस के अंदर हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं, जहां पर ऐसी सिचुएशन हो रही हो कि दो ही कॉलम और दोनों ही जो है ना वो रिपीट हो रहे हो, तो हम उनको अलग अलग तो प्राइमरी की नहीं बना सकते। ये अलग अलग क्या है, फॉरेन कीज हैं, क्योंकि ये दूसरे टेबल से आएंगी। एक्टर आईडी एक्टर के टेबल से आएगी, फिल्म आईडी फिल्म के टेबल से आएगी, लेकिन इनको आपस में मैं क्या कर दूंगा बेटा, आपस में इनको जो है वो कंबाइन कर दूंगा और कंपोजिट प्राइमरी की बना दूंगा। अगेन मैंने गलती से एक दो जगह पे कंपाउंड बोल दिया था, कंपाउंड मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन वो एक अलग चीज होती है। कंपोजिट का वर्ड आप यूज करेंगे, डेटाबेस में हमारी यही टर्म यूज हुई है। तो कंपोजिट प्राइमरी की जो है सर, हमारे पास ये वो प्राइमरी की होती है जो मिलके कंबाइन होके बनती है। तो सर ये बात आपको अगर समझ आ गई है, तो ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई। तो भाई वाई का आंसर ये है कि क्योंकि आपस में जो रिलेशन डेवलप हो रहा है सर, वो इंडिविजुअली नहीं हो रहा। कोई भी एक इंडिविजुअल की जो है ना वो यूनिक नहीं है, कोई भी एक इंडिविजुअल की जो है वो यूनिक नहीं है। आप ये बोलेंगे नो, नो की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, यूनिकली ईच रिकॉर्ड। सही है बेटा। और फिर आप ये बताएंगे कि एक एक्टर जो है वो किसी दूसरी फिल्म के अंदर दो बार थोड़ी कंबाइन हो सकता है। सही है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे सर, वन एक्टर कैन नॉट अपेयर इन द सेम फिल्म ट्वाइस। जो मैं बार बार बोल रहा था कि एक एक्टर एक फिल्म में दो बार नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे सर, यूनिक रखेंगे कंबाइन करके। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली, ये तो बड़ा आसान इन्होंने करके दे दिया। यहाँ पर इन्होंने बोला है, जी जी मुस्कान कोई मसला नहीं है, आपने सारे पास पेपर किए हुए हैं, आपको कोई क्वेरी नहीं है, सो यू कैन लीव द क्लास। अच्छा अब यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कंप्लीट SQL script to return IDs of all the actors in the film with the title Cinderella। सबसे पहले अगेन मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी सिखाई है, आसान करके समझाया है। एक चीज होती है जब भी आप क्वेरी सर्च करते हो देखते हो, आप सबसे पहले ये देखोगे कि डिस्प्ले कहाँ से करना है डाटा। दूसरी चीज बेटा कंडीशन कहाँ लग रही है। ठीक है, डिस्प्ले क्या करना है सर, डिस्प्ले बेटा क्या करना है, कह रहा है कि ऑल आईडीज ऑफ द एक्टर इन द फिल्म, और टाइटल क्या होना चाहिए, सिंड्रेला होना चाहिए। तो या तो वैसे ही भी इसने बोल दिया ज्वाइन क्वेरी, तो ज्वाइन देखा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप दोनों तरह की क्वेरी सीख लें, वो आपके साथ इसी तरह से करता है। आप एंड वाली क्वेरी याद करके बैठे हो ना तो उसमें मसला होगा, तो ये याद कर लेना। ऑन के अंदर तो कॉमन लिख दोगे, वेयर के साथ कंडीशन लिख दोगे, यहाँ तो सिंड्रेला आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पर दूसरा जो टेबल सिलेक्ट करोगे उसकी उसका नाम आ जाएगा, इनर ज्वाइन फिल्म एक्टर के बाद जो दूसरा टेबल बचेगा उसका नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ कंप्लीट करके दिखाता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बेटा फर्स्ट लाइन के अंदर सिलेक्ट के साथ हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है सर, सबसे पहले आपने लिखना होगा, यहाँ पर आइए, हमने डिस्प्ले क्या करना है, एक्टर आईडी डिस्प्ले करनी है ना, तो हम क्या लिख देंगे सर, एक्टर आईडी। सही है, एक्टर आईडी कहाँ से आ रही है सर,
यहाँ उसने 100 बार लिखी थी यूएसडी में। नहीं, इसमें एक चीज भी तो आपने ये देखनी है कि टेबल्स के आपस में रिलेशन कौन से हैं। आपको डाटा कौन सा डिस्प्ले करना है सर? आईडी बनती आईडी किसकी? एक्टर की, फिल्म की? एक्टर आईडी करनी है ना? है। एक्टर आईडी करनी है। एक्टर आईडी यहाँ पर भी है और एक्टर आईडी यहाँ पर भी है। सही है। लेकिन एक चीज रुके ना। एक्टर आईडी यहाँ पर भी, एक्टर आईडी यहाँ पर ही है। फिल्म टाइटल कहाँ है? यहाँ पर है। तो फिर रिलेशन किसका डेवलप हुआ है, पहले ये देखो ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्टर आईडी फिर ये वाली नहीं उठाओगे। जो ढंग से लिखा हो इनफैक्ट वो सही है, लेकिन मैं वैसे ही आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक्टर से एक्टर आईडी क्यों नहीं उठाई, क्योंकि एक्टर का फिल्म फैक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे सर? यहाँ से फिल्म आईडी उठेगी, वहां से फिल्म आईडी। फिल्म आईडी यहाँ पर आ रही है, तो इन दोनों का आपस में क्या बन गया सर? रिलेशन बना हुआ है। तो इन दोनों टेबल्स का आप यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला टेबल यूज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये सर्च करना है कि टेबल्स आपस में कौन से कनेक्टेड है। एक टेबल चाहिए है। ठीक है, वो आपको दे दिया था, लेकिन अगर वो नहीं देता फिर? वो नहीं देता, मैं तो वेला एक्टर वाले कर देते ना, नहीं होता ना, वो गलत हो जाता। तो अब आपने कहां से उठाना है सर? एक्टर आईडी कहां से आएगी जनाब? फिल्म एक्टर से आएगी। सही है, तो अब आप लिखेंगे फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी। डायरेक्टली लिख दूं या ओबीएस में? सही है, एक्टर आईडी। सही है बेटा। फ्रॉम फिल्म एक्टर आ गया। इनर ज्वाइन किसके साथ लग रहा है? फिल्म फैक्ट और फिल्म एक्टर। तो फिल्म एक्टर और फिल्म फैक्ट लगेगा। एक्टर आईडी बोली थी ना इसने। ऑन करके बेटा क्या लिख देंगे? दोनों टेबल की कॉमन फील्ड। फिल्म फैक्ट तो आ गया। फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी। वेयर करके क्या लिख देंगे टाइटल में? सिंड्रेला। ठीक है मास, वेरी गुड। सो दैट्स हाउ बेटा जी, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं क्वेरी। सो होपफुली यहाँ तक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा तो वो आप क्लियर कर लें। अब लास्ट इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। बल्कि ये भी मैं पूरा करवा दूंगा, फिर ऑफ करेंगे क्लास। 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आज हमारे कंप्लीट हो जाए ना। बाकी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। 1 आवर की रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो वो भी एक दफा देख लेना। उसमें मैंने बुकलेट को रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट वाले भी कर दिए और रिवर्स ऑर्डर वाले भी क्वेश्चंस किए हुए, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए। अब कह रहा है राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट वर रिलीज इन जनवरी 2022। काउंटिंग करनी है। सही है, और नंबर ऑफ फिल्म्स को काउंट करना है। तो किसको काउंट करोगे भाई? फिल्म आईडी को काउंट करोगे ना। तो टेबल कौन सा लगेगा? फिल्म फैक्ट लगेगा। फिल्म आईडीज को काउंट कर लोगे और रिलीज डेट पे क्या लगा दोगे? कंडीशन लगा दोगे। सही है, तो क्या बनेगी सर क्वेरी? सॉरी, टिंग लगेगी मेरा बच्चा। तो ठीक है बेटा, किसने भेजी है ये क्वेरी? सही है मास बेटा, वेरी गुड। तो इसकी सिलेक्ट क्वेरी लगेगी बेटा, सिलेक्ट। काउंटिंग हमेशा यूनिक वैल्यू को करते हैं आप।
फिल्म आईडी, ठीक है जी, फ्रॉम, वेयर, रिलीज डेट इज इक्वल टू, अब इसका मुझे देखना पड़ेगा कि इन्होंने ये डाटा सेव किया हुआ है क्या कहीं, फॉर्मेट तो इन्होंने बताया नहीं है, बस इन्होंने ये बोल दिया जनवरी 2022। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एज इट इज। हाँ, टेबल दिया हुआ होता तो हमें मालूम है। ठीक है बेटा, तो ये बड़ी जो है वो सिंपल सी क्वेरीज है, तो आप इस तरह से क्या कर लेंगे सर, अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल क्वेरीज हैं भाई, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लो, 23 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डेटाबेस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, 23 या 27 क्वेश्चन हैं वो। P2 अभी छोड़ देना यार, वो जनवरी से करेंगे ना उसके साथ काम। कह रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस, complete the description of the features and tools found in DBMS using the given terms, not all terms will be used। ठीक है, कह रहा है DBMS database management system provide data management, this include the development of a dash that stores information about the data save such as dash and dash। अब डेटाबेस के अंदर मैंने ऐसी कौन सी टर्म पढ़ाई थी आपको जो टेबल्स के बारे में डाटा स्टोर करे, डाटा डिक्शनरी पढ़ाई थी, पढ़ाई थी ना डाटा डिक्शनरी यार अभी मैंने। Data dictionary that store information about the data stored such as, क्या क्या चीजें होती हैं सर इसके अंदर, फील्ड नेम्स, प्राइमरी कीज, फील्ड नेम्स एंड प्राइमरी कीज। उसके बाद द डैश यूजेस मेथड सच एज ईआर डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड इट्स रिलेशनशिप। बेटा ये कहलाता है लॉजिकल स्कीमा। तो ये लॉजिकल स्कीमा की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। लॉजिकल स्कीमा बेटा ये मेथड होता है जो कि ईआर डायग्राम को यूज करता है ताकि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और उसके रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब कर सकें। लॉजिकल स्कीमा डेटाबेस के रिलेशनशिप को और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर, लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं इसको। ठीक है सर, फिर कह रहा है डैश प्रोसेसर अलाउ यूजर टू परफॉर्म सर्चेस टू फाउंड स्पेसिफिक डाटा, इसको कहते हैं सर क्वेरी, क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, द डीबीएमएस आल्सो प्रोवाइड्स a developer interface that the user create allows user to create tables and forms। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, इंटरफेस आ जाएगा। सही है जी, सो दैट्स हाउ इट इज। होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं बेटा। हमने ये 3 टेबल्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसके अंदर ज्वाइंट क्वेरी भी रिपीट हो गई, काउंट भी रिपीट हो गया, सम भी रिपीट हो गया, ग्रुप बाय मैंने आपको अलग से करवा दी थी उसकी प्रैक्टिस। सही है, अब आप लोगों का ये डेटाबेस सर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रोसेसर फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने फिर उसको डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।